अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम प्रोग्राम का पहला हिस्सा कर रहे हैं। पाकिस्तान के इर्द गिर्द की सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है। पाकिस्तान के दिफाई ख़तरात जो पहले बयान किए जाते थे, अब लगता यूँ है कि हकीकत का रुख इख्तियार कर रहे हैं या शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के हिस्से में हम जो अमेरिका की तरफ से धमकियों के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी का रद्द-ए-अमल का मंजरनामा बन रहा है, उसके ऊपर अचानक गुजारिशात आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपको फ्लड कवरेज से भी आशना रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक मामले के ऊपर हमारी नज़र हो और इतना बड़ा जो मामला है उससे वो नज़र से ओझल हो जाए। तो पहले हम जिक्र करते हैं कि मुमकिन अमरीकी हमले के ऊपर अभी तक हमारा जो रद्द-ए-अमल रहा है वो क्या रहा है। पहले मैं कमेंट करना चाहूँगा कोर कमांडर्स का जो खुसूसी इजलास हुआ, उसके बाद अभी तक मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। होना तो शायद ये चाहिए था कि कोर कमांडर के खुसूसी इजलास के बाद कोई पॉलिसी आर्टिकुलेशन होनी चाहिए या कोई वाज़े बयान, भले 2 सतरी ही हो, वो सामने आ जाए। वो नहीं हुआ, जिससे फ़िलहाल जो डिबेट है, अगर आप अखबारात के अंदर भी उठा के देखें तो मुख्तलिफ अखबारात ने उसको मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्ट किया है। बाज़ अखबारात ने ये रिपोर्ट किया है ये कहते हुए कि कोर कमांडर्स ने ये कह दिया अमेरिका को कि आपने जो करना है कर लें और हम हर हाल में अपनी पॉलिसी का, अपनी सॉवरेनिटी की तरह दिफा करेंगे। बाज़ अखबारात ने कहा है जी कि अमेरिका के साथ जो टेंशन है उसको डिफ्यूज़ किया जाए। ये कन्फ्यूजन पैदा ना होती अगर 2 सतरी बयान जारी कर दिया जाता। ये आरा जो हैं इनके अंदर यकसुई आपको नज़र आती, इनके अंदर आपको कंसिस्टेंसी नज़र आती। ये नुक्ता मैं बाद में वजाहत से बयान करूँगा, लेकिन इन हालात के अंदर इतने अहम इजलास के बाद पॉलिसी का इजरा न करना या स्टेटमेंट न देना मेरे ख़्याल में कोई इतनी ज़्यादा उसने मुअस्सर काम नहीं किया, जिसके नतीजे में जो डिबेट है वो डाइवर्सिफाई होगी। ये ऐन मुमकिन है कि कोर कमांडर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी ऑप्शंस जो हैं उनको टेबल के ऊपर अभी ना रखना चाहते हों और अपने ऑप्शन को खुला रखना चाहते हों। यानी उनके पास अगर काउंटर स्ट्रेटजी मौजूद है, जो कि होनी चाहिए, जो कि होगी, तो इसके बावजूद उस ऑप्शन के ज़ेर साया वो एक ऐसा माहौल ना पैदा करना चाहते हों जिसके नतीजे में हालात पाकिस्तान के मज़ीद ख़राब हों। इससे हम यही नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि अभी तक पाकिस्तान की हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी की तरफ से चूँकि कोई पॉलिसी के ऊपर बाकायदा पब्लिकली कमेंट नहीं किया गया, लिहाजा वो अपनी ऑप्शंस को देख रहे हैं। अगरचे उन्होंने अपना लाएअमल यकीनन बना लिया होगा और इससे ये भी इंडिकेट होता है कि चूँकि चीफ आर्मी स्टाफ ने यूके जाना था, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया और जो हाइप्ड अप एक्टिविटी है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह किसी किस्म की कोई डेडलाइन है जिसके अंदर ये मामला तय करना चाहते हैं। वो डेडलाइन क्या हो सकती है? हमारी नज़र में अमेरिका की तरफ से जो बयान दिया गया है उसको महज बयान के तौर पर नहीं लिया जा रहा, उसको एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के तौर पर लिया जा रहा है। इसी वजह से इतनी तेज़ी से एक्टिविटी सामने आ रही है। सऊदी इंटेलिजेंस चीफ के साथ हमारे इंटेलिजेंस चीफ की मुलाकातें, जो चाइना के डिप्टी मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पर मौजूद है 2 दिन के दौरे पे, उनकी तरफ से बयान, और इसके अलावा 20 छोटी बड़ी मीटिंग्स, ये जो इस वक्त आपको तूफ़ानी किस्म की मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, इससे आपको पता चलेगा कि वक्त है शायद वो कम है पाकिस्तान के लिए एक मरबूत फ़ैसला करने के लिए और पॉलिसी का इजरा करने के लिए। सियासी महाज पर अगर आप देखें तो हमें अभी भी अच्छी जो बात नज़र आई वो ये कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बुला ली। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को शायद जल्दी बुलाना चाहिए था। कोर कमांडर्स की मीटिंग की तरह तो ज़ाहिर नहीं होगी, आपको लीडरान से रब्ता करना चाहिए था और लीडरान से रब्ता करने के बाद उनको अगर आप डेडलाइन दे देते कि आज के रोज़ ही ये मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा मुअस्सर होता। बहरहाल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक खुशाइंद बात है, लेकिन अभी तक जो सियासी महाज के ऊपर हमें सुस्त रवि नज़र आती है। बाज़ सियासी जमातें जो हैं वो अभी भी गुमगु की कैफियत में हैं। इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसने एक बड़ा वाज़े कंसिस्टेंट स्टैंड लिया हुआ है और शुरू दिन से उनका स्टैंड है वो मौजूदा हालात को, पाकिस्तान की जो अमेरिका नवाज़ पॉलिसी जिसको वो कहते हैं, उस पॉलिसी से मुंसलिक कर रहे हैं और इसको इस पैराए में नहीं देख रहे शायद कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो फैले हुए ख़तरात हैं उसका बारीक बीनी से जायज़ा लेना चाहिए और उसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं वो एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस हमें रखनी चाहिए। इमरान खान की पार्टी का एक मौसर किस्म का एक बयान उन्होंने जारी किया, गुजरांवाला के अंदर उन्होंने एक जलसा भी किया और एक वाज़े पॉलिसी आर्टिकुलेट की। दूसरी जमातों की भी तरफ से बयानात आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिएक्शन किस किस्म का होना चाहिए, ये अभी तक हमें डिटेल फॉर्म में नज़र नहीं आया।
फिर हमने यही देखा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से अगर डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया जाता तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम आपके पास अवेलेबल है, आपको उसको फौरन एक्टिवेट करना चाहिए था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इज़ वेरी गुड। आपने कोर कमांडर्स की मीटिंग की, वो एक अलहदा मामला, बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपके पास मौजूद है उसको भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए था। सियासी मामलात के ऊपर ज़ाहिर है लीडरान के ज़ाती इंटरेस्ट का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या सदर आसिफ अली ज़रदारी उनकी जमात जो है, जो जिनके अमेरिका के साथ खुसूसी ताल्लुकात रहे हैं और जो लीडरान हैं, जिन स्टेक्स हैं, ज़ाती उनकी जायदादें हैं, उनकी दौलत है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल है, जो तमाम का तमाम अमेरिका के साथ वाबस्ता किया रखा है। अब जब अमेरिका पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहा है तो उनके ज़ाती कैलिबर का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये नुक्ता जहन में रखिएगा, आने वाले दिनों में जो ज़ाती इंटरेस्ट हैं लीडरान के, उनका पॉलिसी के ऊपर असर जो है वो आपको बदरजा उतन नज़र आएगा। बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो कहने को तो पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत करती हैं, लेकिन असल में उनके ढांढे अमेरिका के साथ मिले हुए हैं। उनकी क़यादत का भी बड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरीके से पब्लिकली और सिंसियरली अपने आप को एक पोजीशन के साथ कमिट करती हैं। तो सियासी महाज के ऊपर भी हमें गू मगू की कैफियत जो है वो नज़र आती है। ये बड़ा ज़रूरी है कि सियासी और अस्करी क़यादत जो है उसको एक विजिबल इकट्ठ दिखाना चाहिए, जो नज़र आए। एक कलेक्टिव मीटिंग डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट का मैंने इसी वजह से जिक्र किया कि अगर वो होती तो वहाँ पर आपको अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत इकट्ठी बैठी हुई नज़र आती, और जिससे इमेज जो है वो बहुत अच्छा पड़ता है। एक क्विक मीटिंग भी कॉल की जा सकती थी। कोर कमांडर्स की मीटिंग अपनी जगह पर, APC अपनी जगह पर, लेकिन असल मामला ये है कि टॉप के ऊपर अगर आपने सिंबलिज्म देखना है तो दोनों धारों को इकट्ठा बैठना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक उस तरफ को पेशरफ जो हमें नज़र नहीं आई। अवामी राय जो है वो अभी मसाइल और मखमसे में फंसी हुई है। कराची के अंदर जब हम इंटीरियर सिंध से ट्रैवल करके आए तो यहाँ पर जो प्राइमरी डिबेट है वो इस बारे में है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या हम लड़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, लड़ाई हुई तो किस किस्म की लड़ाई होगी। एक तरफ आपको हमें लगता यूँ है कि ओवर सिंपलिस्टिक असेसमेंट्स हो रही हैं, एक तरफ आपको एक कुदरती जज्बातियत और कुदरती गुस्से का ठाठे मारता हुआ समंदर नज़र आता है। पै जाओ पॉलिसी है कि आप अल-ऐलान जो है मैदान जंग के अंदर दाखिल हो जाएं और उसके बाद लड़ाई हो तो कोई बात नहीं, देखते हैं। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि इफ़ यू मस्ट गो डाउन वी विल गो डाउन विद ग्रेस, लेकिन लड़ते हुए नीचे जाएंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको टेंशन डिफ्यूज़ करनी है और जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो मान लें। जो मंतकी और रैशनल डिबेट है वो मेरे ख्याल में मिडल ऑफ द रोड होनी चाहिए। पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की तरफ से इस किस्म की डिबेट को इनिशिएट करने के लिए जो मालूमात फराहम करनी चाहिए थी वो नहीं है। लिहाजा अवामी राय अगरचे इस बात पर मुत्तहिद है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई तो हम एक मुत्तहिदा कौम नज़र आएंगे, लेकिन उससे पहले जो अवामी राय है उसके इजहार में आपको ये दो धारे फ़िलहाल नज़र आते हैं। अमरीकी, चूँकि हम उनको असेस कर रहे हैं बहुत अरसे से, अमरीकी ना सिर्फ सियासी जमातों की रद्द-ए-अमल को देख रहे होंगे, पाकिस्तान की आर्मी की मीटिंग्स को देख रहे होंगे, वो स्ट्रीट का सेंटिमेंट भी देख रहे होंगे, पाकिस्तान का सेंटिमेंट भी देख रहे होंगे। अमरीकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब उसामा बिन लादेन का मामला हुआ तो उन्होंने हमें बेशतर मीटिंग्स में ये बताया, एक बिलवास्ता ताना भी दिया कि जनाब आपके यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद वो तो बहुत कम थी, और अगर आप लोगों की तादाद देखें तो जो लोग बिजली के मामले के ऊपर सड़कों पर आए तो उनकी तादाद ज़्यादा थी। स्ट्रीट एजिटेट होगी या नहीं होगी, हज़ारों लोग सड़कों पर एहतजाजन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये मैं किसी किस्म की कार्रवाई से पहले की बात कर रहा हूँ। ये जो पब्लिक सेंटिमेंट का इजहार है, मुनज़्ज़म इजहार, वो भी अमरीकी देख रहे होंगे। ये तमाम जो सेंटिमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पॉलिसी को आर्टिकुलेट करना और पब्लिक ओपिनियन का, ये मिला के अमेरिका की ऑप्शंस के ऊपर असरअंदाज होगा। अगर हम मुख्तलिफ कोनों के अंदर बैठकर मुख्तलिफ किस्म की बातें करते रहे और जगह जगह पर पॉकेट्स आपको नज़र आई, लेकिन कोई आउटपोरिंग ऑफ एंगर नज़र नहीं आया जो लोगों को कन्विंस कर पाए, दुनिया को कन्विंस कर पाए कि सब बहुत परेशान हैं, और परेशान होने के बावजूद वो उन्होंने दिल नहीं हारा हुआ और इकट्ठा होने को तैयार हैं। तो ये अवामी राय है, अगर ये मखमसे में से निकलेगी और अपने मसाइल से में उलझी हुई नज़र नहीं आएगी तो अमेरिका के ऑप्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। मालूमात इस तनाजुर में मेरे ख्याल में सबसे मुअस्सर हथियार हैं जो
پے جاؤ پالیسی ہے اور جھک جاؤ پالیسی ہے، اس کے درمیان اگر آپ نے کوئی منطقی پالیسی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو معلومات دینی چاہیے، ہمیں جاننا ہے حکام بالا سے کہ امریکہ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں اور کیا کیا آپشنز کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی جاننا ہے اور کون کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ میٹنگز کے اندر جو خطرات ہیں اس کی رینج کیا ہے۔ لوگوں کو ہم نے سکیئر نہیں کرنا، ہم نے پینک نہیں پھیلانی، لیکن کسی ممکنہ حملے کے پیش نظر لوگوں کو اویئر بھی رکھنا ہے۔ اگر ہم نے اویئر نہیں کیا اور پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کا بھی چھا گیا تو شاید جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے آپشن نہیں رہ جائے گی، پھر آپ کو لوگوں کے جذبات کو فالو کرنا پڑے گا، آپ لیڈ نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو اگر ابھی معلومات بتائی جائیں امریکہ کے بارے میں، ہمیں بتانا چاہیے کہ امریکہ حقانی اس کے بارے میں کیا سوال اٹھا رہا ہے اور کیوں پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، اس کے اپنے انٹرسٹ کیا ہیں، امریکہ کس قسم کی پالیسی ایکسرسائز کر سکتا ہے، ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ ایک انفارم ڈیبیٹ جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار اس وقت ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے خراب رہے ہیں، خراب رہیں گے اور آنے والے دنوں میں بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ ہم پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کا صحیح منطقی اگر تجزیہ کریں تو اس کے اندر جو گراؤنڈ فور کوآپریشن ہے بڑی محدود ہے، اس کو اسٹریٹجک ڈائلاگ کی شکل میں گلوریفائی نہ کیجئے، لیکن کیا اور اس کے بعد ہم نے خطا کھائی۔ اب بہت بڑا دھچکا ہے ہندوستان کی میڈیا کی طرف سے، اگر آپ دیکھیں تو وہ کریٹیک کر رہے ہیں پاکستان کو اور بڑے خوش ہیں کہ پاکستان اب شکنجے میں آ گیا۔ ہمارے لیے خطرات بھی زیادہ ہیں، ذہن سے بات نہ ہٹائیے گا، جنگ کی بات کرنا آسان ہے، جنگ لڑنا ایک طویل جدوجہد پر منحصر ہے اور ریسورسز کی بھی بات ہوتی ہے۔ خطرہ بھی ہے، دھچکا بھی ہے، لیکن اپرچونٹی بھی ہے۔ اپرچونٹی اس طرح سے ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو آپ نے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر دوبارہ سے ترتیب دینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دھمکی دیں، ہم ریئیکٹ کریں اور اگلے 6 مہینے اگر کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو تو پھر وہی والی بات۔ اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بعد کیا ہوا؟ دوبارہ سے امریکہ نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا، دوبارہ سے ہم نے اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ کیا ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پرسپیکٹو موجود ہے یا نہیں ہے؟ میں آج کے تناظر میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر امریکن ایمبیسڈر نے اپنی حدود کراس کی ہیں، جو کہ یقیناً کی ہیں، اگر اس نے اپنے ایمبیسڈر ہونے کی جو امیونٹی ہے اس کو ابیوز، پاکستان کے خلاف الزام لگائے ہیں، پاکستان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، تو امریکن ایمبیسڈر کو پاکستان کے اندر سے آپ نکال بھی سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سفارتی حدود تجاوز کی ہیں۔ وہ امریکن ایمبیسڈر ہے پاکستان میں، وہ کوئی اسٹریٹجک اینالسٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کے بارے میں، ریاست کے بارے میں بڑے بڑے بیان دیں۔ لیکن ایک طرف تو ہم سخت بیان دیتے ہیں، پالیسی آپشنز کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، تو اس سے لوگوں کے ذہن میں مخمصہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے قومی رد عمل جو ہے وہ بالکل اس میں خوف کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، ہوش کا عنصر ہونا چاہیے۔ ہمیں تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ ان معاملات کو نپٹانا ہے، لیکن معلومات ہمیں فراہم کرنی ہے ان معاملات کے بارے میں جن کے بارے میں ہر جگہ بات ہو رہی ہے لیکن معلومات کم ہیں۔ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کو سندھ کے اندرون کے اندر جہاں پر سیلاب کی کیفیت ہے، سانگڑ ڈسٹرکٹ کے گوٹھوں کا کیا حال ہے، اسٹے ٹیونڈ اینڈ واچ دس۔